हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजार में तो आज भयंकर भीड़ थी। त्योहारों के कारण पैर रखने तक की जगह नहीं। ऐसे में सासू माँ विमला जी द्वारा मंगाया गया सारा सामान खरीद कर जैसे तैसे बस पकड़कर माया घर की तरफ निकली। पर यह भी किस्मत खराब। शाम के समय की भीड़, बस में भी बैठने तक की जगह नहीं। धक्का मुक्की करते हुए जैसे तैसे दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। 1 घंटे का सफ़र खड़े खड़े तय करके जैसे तैसे घर पहुंची। घर का दरवाज़ा खुला हुआ ही था। सासू माँ बाहर सोफे पर बैठकर उसी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही माया घर में घुसी उसे देखते ही बोली, आ गई महारानी, कितनी देर लगा दी। यहाँ तो तुम्हारे चौकीदार बैठे हैं ना, हम लोग तुम्हारे घर की रखवाली करते रहेंगे। उनकी बात सुनकर माया को बुरा तो लगा पर कुछ कह ना सकती थी। जानती थी इनका स्वभाव ही ऐसा है, अगर कुछ बोलेगी तो 2-4 बातें वापस सुनाएगी। और इतनी थक चुकी थी कि माया अब लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची थी। बस इतना ही बोल पाई, माँ जी आज बाज़ार में बहुत भीड़ थी, ऊपर से बस में भी बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी, जैसे तैसे करके ही घर आई हूँ। उसकी बात सुनकर विमला जी ने ताना कसा, तो अब क्या महारानी तेरे लिए एरोप्लेन मंगवाए? बस खड़ी खड़ी बातें बना रही है, या भूख से मेरा हाल बेहाल हो रहा है। बड़े नौकर चाकर लगे हैं जो इस बुढ़िया को कुछ बनाकर खिला दे। जाकर फटाफट पहले चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर, उसके बाद रात के खाने की तैयारी कर। अरविंद भी घर आता ही होगा। माया को जो उम्मीद थी ठीक वैसा ही व्यवहार माँ जी ने किया था। सबसे पहले तो विमला जी को उनका सामान दिया, उसके बाद रसोई में सारा सामान ले रसोई में गई। वहाँ से अपने कमरे में अपना बैग रखने आई और हाथ पैर धोकर दोबारा रसोई में चली गई। फटाफट चाय चढ़ाई और दूसरी तरफ पोहे तैयार किए। चाय और पोहे लेकर विमला जी को दे आई। चाय पोहे देखकर विमला जी का मुंह बन गया और बड़बड़ करती हुई बोली, ऐसी निकम्मी बहू पल्ले पड़ी है। खाना बनाते ही जोर आता है, कोई ढंग की चीज़ कभी बना नहीं देती, बस जब देखो पोहे बनाकर दे देती है। फटाफट रसोई में पहुंचकर माया रात के खाने की तैयारी करने लगी। तैयारी करते करते ही बीच में अपनी चाय पी। अभी अभी सब्जी और दाल बनाकर आटा गूँथ कर अपने कमरे में आई ही थी कि अरविंद घर आ गया। विमला जी ने बेटे को देखते ही माया को आवाज़ लगाई, अरे अपने कमरे में क्या कर रही है तू? अरविंद आ गया है, फटाफट उसके लिए चाय बना कर ले आ। हाय मेरा बेटा कितना थक गया है। सुनकर माया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। यहाँ मैं भी थकी हारी आई हूँ, किसी को मुझसे कोई लेना देना नहीं, बस मशीन की तरह लगा रखा है काम पर। दिन भर घर का काम करो, ऊपर से कमाकर खर्च करो। मेरी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, पर अपने निकम्मे बेटे की ज़रूर है। सच है, निकम्मा बेटा भी इज्जत वाला होता है, पर कामकाजी बहू हमेशा सास के सामने निकम्मी ही होती है। अरविंद से माया की शादी 2 साल पहले हुई थी। माया के परिवार में उसके मामा मामी और उनके बच्चे ही है। माता पिता तो बचपन में ही चल बसे थे, उनकी तो शक्ल भी याद नहीं। मामी भी जैसे तैसे उसे झेल ही रही थी, इसलिए जैसे ही माया ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तो उसकी शादी अरविंद से करवा दी। ये तक पूछताछ नहीं की कि वो कमाता भी है या नहीं। शादी होकर ससुराल आई तो पता चला अरविंद तो बेरोज़गार है। अपने पिता ईश्वर लाल जी की कमाई पर ही पलता है, क्योंकि माँ का लाडला जो ठहरा, इसलिए कमाने पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। ऐसा भी नहीं कि खूब धन संपदा है। ईश्वर लाल जी की ठीक ठाक नौकरी थी, पर माँ के अंधे प्यार में बेटे को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ईश्वर लाल जी ने बहुत कोशिश की बेटे को कहीं सही जगह पर काम दिलवा दे, पर वो तो कहीं टिकता ही नहीं। हर काम में उसे कमी नज़र आती है। कई बार नौकरी दिलवाने के बावजूद भी यह कहकर नौकरी छोड़ दी कि क्या मैं इन कामों के लिए बना हूँ? मेरे ख्वाब तो ऊंचे हैं, जिसे खूब पढ़ा लिखा हो। अक्ल तो उसे शादी के बाद भी नहीं आई। विमला जी के ताने भी सिर्फ बहू के लिए होते। अक्सर यही कहती थी कि सोचा था बहू के आने के बाद कम से कम हमारे भाग्य फिरेंगे, पर इसके लिए तो इसके तो पैर ऐसे निकले कि बेटे की किस्मत भी नहीं चमकी। नहीं तो बहुएं कितनी किस्मत वाली होती कि घर की काया पलट ही हो जाती। अब इन अंधविश्वासी लोगों को कौन समझाए कि काया पलट काम करने से होती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। बेटे के लिए तो कोई ताने होते नहीं थे, लेकिन बहू को उसका तो खाना भी फालतू का खर्चा लगता था।
दिन भर काम करने के बावजूद भी 2 वक्त की रोटी भी जैसे एहसान होती थी। माया ने भी अपने पति अरविंद को खूब समझाने की कोशिश की, पर जिसे बैठकर खाने की आदत हो वो इंसान भला क्या काम करेगा। माया परेशान हो चुकी थी, वापस लौटना चाहती थी पर लौटकर जाए कहाँ, इसलिए परेशान होकर माया ने ही जॉब ज्वाइन कर ली। अब घर में पैसा आने लगा तो माया को भी लगा कि शायद अब सासू माँ के ताने कम हो जाएंगे, पर नहीं। सुबह भी काम करके जाओ, वापस आकर फिर काम में लगो। अब दिन भर काम में बिजी हो चुकी थी। कमाकर खर्च करने के बावजूद भी तानों में तो कोई कमी ना हुई। उल्टा सासू माँ तो अरविंद को समझाने की जगह कई बार उससे बढ़ावा देती थी। अरे तेरी पत्नी कमाती है, तुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो तुझे दिला नहीं सकती क्या। आखिर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी दिन भर मशीन की तरह जीकर, पर इतना ज़रूर था कि सुन सुनकर माया के मन में तानों बानों का इतना उबाल चल रहा था कि कब वो फट पड़े उसका अंदाज़ा उसे भी नहीं था। और ऐसा मौका बहुत जल्दी आया। हुआ यूँ कि माया की ननद शिप्रा के घर पर उसकी जेठानी के बेटे का जन्मोत्सव प्रोग्राम था। शिप्रा की जेठानी का बेटा इस पीढ़ी में पहला बेटा था, क्योंकि इससे पहले उसकी जेठानी और शिप्रा को बेटियां ही थी। इस कारण से उसकी सास ने जन्म उत्सव बहुत ज़ोर शोर के साथ मनाया। विमला जी और उनके परिवार को भी उत्सव में बुलाया गया। बच्चे के लिए उपहार, शिप्रा और उसके पति के कपड़े, उसकी सास की साड़ी, उसकी बेटी की ड्रेस, यहाँ तक कि सबको देने वाले शगुन के लिफाफे माया ने ईश्वरलाल जी के कहे अनुसार तैयार किए थे। इन सब में ईश्वरलाल जी ने ना अरविंद से कुछ पूछा और ना ही उसे कोई जिम्मेदारी दी। ये बात विमला जी को बहुत अखर गई। इसके लिए वो माया को दोष देने लगी। लेकिन जिस दिन जन्मोत्सव के लिए उन लोगों को रवाना होना था, उससे पहले ईश्वरलाल जी ने माया को बुलाकर पूछा, बहुत सब तैयारी हो गई? देखो कोई कमी ना रह जाए। उन्होंने हमसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन हाँ, अपने स्तर पर अपनी बेटी के ससुराल में कोई कमी नहीं रखना चाहते। जी पापा जी, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए। अरे नहीं बेटा, मुझे तुझ पर भरोसा है, रहने दे, क्या चेक करना। ईश्वरलाल जी की बात सुनकर विमला जी जल भुन गई। वही कमरे में बैठे हुए प्रवीण को भी बहुत बुरा लगा कि उसके पिता ने उससे कुछ भी नहीं पूछा, ना ही कुछ कहा। विमला जी ईश्वरलाल जी को सुनाते हुए बोली, हाँ हाँ, यही बहू तुम्हारी नैया को इस मझधार से किनारे पर लगाएगी। लोग बेटों को पूछते और ये देखो, बेटे को तो पता ही नहीं कि क्या लेन देन हो रहा है। उल्टी गंगा बह रही है, बहू से ही पूछा जा रहा है। भाग्यवान पूछा उससे जाता है जो उस लायक हो। तुम्हारे बेटे में से कोई गुण ही नहीं है कि उससे कुछ पूछा जाए। पति के मुंह से अपने बेटे के लिए ऐसी बात सुनकर विमला जी को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाकर बोली, बस करिए आप। इस कामचोर के लिए जब देखो अपने बेटे को कोसते रहते हो। उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? और ये नालायक कामचोर अपने पति के बारे में सुनकर भी चुप बैठी हुई है। कामचोर? वो भी तुम्हारी बहू? ईश्वरलाल जी ने व्यंग से हंसते हुए अरविंद की तरफ देखते हुए कहा, सच है भाई, माँ की ममता अंधी होती है, लेकिन इतनी अंधी कि उसे खुद का निकम्मा बेटा भी इज्जत वाला नजर आता है, पर खुद की कमाने वाली बहू उसके लिए हमेशा निकम्मी ही रहती है। आज मैं और बहू कमाना बंद कर दे तो आटे दाल का भाव तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अच्छे से पता चल जाए। और कौन सी इज्जत की बात कर रही हो तुम? इज्जत कमानी पड़ती है, और तुम्हारे बेटे का कमाने से कोई लेना देना है ही नहीं। इस घर में तो मुझे सिर्फ तुम्हारी बहू ही जिम्मेदार नजर आती है। सोच रहा हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ उसी को समझा दूँ। सिर्फ जिम्मेदारियाँ ही क्यों समझाते हो? अपनी प्रॉपर्टी ही उसके नाम कर दो। विमला जी ने तंज कसा तो ईश्वरलाल जी मुस्कुराकर बोले, वैसे ये भी सही बात है, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ईश्वरलाल जी मुस्कुराकर अपने कमरे में चले गए। यहाँ विमला जी और अरविंद दोनों परेशान हो गए। आखिरकार पहली बार विमला जी ने अरविंद को समझाया, बेटा अब तो कमाने में ही भलाई है, नहीं तो प्रॉपर्टी से भी जाओगे। चाहे छोटा मोटा काम ही करो, पर काम करो, कमा कर ला। आखिरकार उस दिन के बाद अरविंद ने नौकरी ढूंढना शुरू कर ही दिया, और कुछ दिनों के बाद आखिर उसे एक छोटी सी नौकरी मिल ही गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।